नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे यूनिक एकेडमी इंडियन पॉलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है मौलिक अधिकार में, वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपको मैं बताना चाहता हूं कि लगभग 5000 के आसपास वैकेंसी लेखपाल की आ रही है, तो इस समय का बहुत बढ़िया सदुपयोग किया जा सकता है और अपनी पढ़ाई को और बढ़िया किया जा सकता है। ठीक है, मेहनत से पढ़ें। आज का हमारा टॉपिक मौलिक अधिकार में जो तीसरा अधिकार मौलिक अधिकार है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक, इसके पहले चर्चा हमारी समानता के अधिकार पर हो गई है। बच्चों, आपको पता है वो कब से कहां तक है? 14 से 18। स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा हो गई है 19 से 22। वो दो कौन से मौलिक अधिकार है जो किसी भी आपातकाल में समाप्त नहीं हो सकते? तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। इससे संबंधित बहुत से प्रश्न बनते हैं और उसके संबंधी जितने भी शंका है वो समाधान कर दिया है। आपको अगर कहीं कोई समस्या हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में आए, हमारे कमेंट पर अपने वो लिंक लिखें, लिंक पर जाएं, कमेंट करें। हम आपकी समस्याओं को समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बशर्ते आपको पूरे एंड तक हमारी वीडियो को देखना होगा। हमारी वीडियो वो केवल 15, 20 मिनट 30 मिनट की नहीं होती है। हमारी वीडियो 40 मिनट की होती है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी कंटेंट्स बच्चों का छूट जाए। ठीक है, तो आज की हमारी टॉपिक है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसका आर्टिकल है बच्चों, आप खुद ही बता दोगे, अनुच्छेद 23 से 24। माने दो है इसमें, केवल दो मूल अधिकार इसमें है। तो अनुच्छेद 23 हम बात करते हैं। अनुच्छेद 23 क्या कहता है, लिख लेंगे बच्चों। मैंने पहले कहा कि जब मेरी क्लास करने के लिए बैठे तो वो आप कलम कापी लेकर बैठे। मानव दुर्व्यापार एवं बेगार श्रम का निषेध। मानव दुर्व्यापार एवं बेगार श्रम का निषेध। इस शब्द को में बड़े अर्थ है बेटो। मानव दुर्व्यापार का मतलब इसमें आपकी दासता आ जाती है, क्योंकि आपके देश में बहुत पहले से दासों का क्रय विक्रय होता था। जब मुगल या उसके पहले दिल्ली सल्तनत के शासक आए तो उनके समय में दासों का क्रय विक्रय होता था। आपको ये भी पता है, जैसे एक प्रश्न भी लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछ दिया था, किसको दासों का दास कहा गया था? तो वो किसको कहा गया था? इल्तुतमिश को कहा गया था। वहां पर दासों का क्रय विक्रय होता था। ठीक है, और ये परंपरा हमारे देश में बनी रही। बाद में अंग्रेजों के समय भी ये समस्या कुछ हद तक बनी रही। तो संविधान निर्माताओं ने इन चीजों को देखा और उन्होंने इस मानव दुर्व्यापार में कई चीजों को समावेशित किया। जैसे क्या? मानव दुर्व्यापार में बच्चों आ जाता है मनुष्य का या मानव का क्रय विक्रय। ठीक, कामा बधुआ मजदूरी। बधुआ मजदूरी, इसके बारे में आप जानते हैं कि प्राचीन काल में लोगों के, जमींदारों के बधुआ मजदूर होते थे। आप अगर पिक्चर देखें मिथुन चक्रवर्ती की, तो उसमें पिक्चर्स में आप देखोगे कि उनकी पिक्चर बनती थी, पहले बनी रोटी, फिर बनी रोटी कपड़ा, फिर बनी रोटी कपड़ा और मकान। उसमें आप ध्यान से मिथुन चक्रवर्ती की पिक्चर में आप देखोगे तो उसमें मिथुन चक्रवर्ती अक्सर वो जो है डाकू बनते हैं, और वो भी डाकू कौन वाले? अच्छे वाले डाकू। अच्छे वाले डाकू कहने का मतलब मेरा, अच्छे डाकू कहने का मतलब
कि ये जमींदारों से वो पैसा उनको हड़पते थे या उनको मारकर या उनको छीन लेते थे और ले जाकर वो गरीबों को बांट देते थे। ठीक है, तो इसका मेरा बताने का मतलब ये था कि जमींदारों के यहाँ उनके मुनीम चश्मा लगा के बैठे होते थे, वो चश्मा नाक पर झमकता था, नीचे तक होता था, और बेचारे किसान ने उनके यहाँ जमीन, किसी ने वो कर्ज ले लिया और उसका सूद ब्याज जोड़ते जोड़ते स्थिति यहाँ तक आ जाती है उस इंसान की कई पुश्तें उनके यहाँ मजदूरी करने के लिए विवश हो जाती हैं। तो भारत के संविधान निर्माताओं ने इन चीजों को समाप्त करने का पूरा प्रयास किया कि ये चीजों का समाप्त किया जाए। इसीलिए बच्चों ये आप इंपॉर्टेंट कर लेंगे, वहां लिख लेंगे 1976 ईस्वी में बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने के लिए 1976 ईस्वी में बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने के लिए एक कानून, संसद के द्वारा एक कानून बनाया गया। लिख लेंगे इसको, संसद के द्वारा एक कानून बनाया गया। कब बनाया गया? 1976 ईस्वी में बनाया गया। इसको समाप्त करने के लिए, बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने के लिए। ठीक है, तो ये इसमें क्रय विक्रय को समाप्त कर दिया गया, बंधुआ मजदूरी को समाप्त कर दिया गया। इससे संबंधित एक मामला था बच्चों, वह था नीरज चौधरी बनाम मध्य प्रदेश। नीरज चौधरी बनाम मध्य प्रदेश के मामले में कोर्ट ने यह फैसला दिया कि बंधुआ मजदूरी को समाप्त किया जाए और सरकार का और उन्हें स्वतंत्र जीवन जीने के लिए फ्री कर दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं कि बंधुआ मजदूरी से आपने समाप्त कर दिया तो उनको जीने के लिए छोड़ दिया, उनके पास संसाधन नहीं है तो फिर अपना विकास कहां कर सकते हैं। इसलिए गौर करें बच्चों, इसलिए राज्य का यह कर्तव्य है कि उनके लिए आजीविका के साधन उपलब्ध कराए, ताकि वो गरिमामय जीवन व्यतीत कर सकें। मैंने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि राज्य का कर्तव्य है उनके लिए आजीविका के साधन उपलब्ध कराएं ताकि वो गरिमामय जीवन व्यतीत कर सकें, क्योंकि आजीविका का अधिकार अनुच्छेद 21 और गरिमा का अधिकार अनुच्छेद 21। अगर राज्य ऐसा नहीं करता है तो वह व्यक्ति के जीवन के मौलिक अधिकार का क्या होगा? हनन हो जाएगा। इसलिए कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला दिया, और यह मामला कौन सा था? नीरज चौधरी बनाम मध्य प्रदेश। आगे की बात मैं जो आपको बताना चाहता हूं इसमें वो ये है कि इसके लिए ये जो आपका अनुच्छेद 21 वो मौलिक अधिकार है, वो उसके लिए सरकारों का कर्तव्य बनता है। इसीलिए सरकारों ने एक स्कीम को आप इससे जोड़ सकते हो, और वो स्कीम है कौन सी? मनरेगा। ठीक है, ये स्कीम इसके साथ आप जोड़ सकते हो कि राज्य जो है उन नागरिकों को, काम करने वाले मजदूरों के लिए गांव में काम उपलब्ध कराती है। अगला टॉपिक है बेगार क्या होता है। बेगार मतलब किसी व्यक्ति से काम कराया जाए, किसी व्यक्ति, आप नीचे लिख लीजिएगा, किसी व्यक्ति से काम कराया जाए और काम कराने के बाद उसको उसका जो है वेतन न दिया जाए, तो ये क्या हो गया? बेगार। मतलब मैंने काम किया और काम का हमको वेतन नहीं मिला, तो इसको भी ये दायित्व बनता है कि अगर किसी व्यक्ति से आप काम कराते हैं तो उसका जितना वेतन होता है वो वेतन दीजिए। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव दुर्व्यापार एवं बेगार श्रम का निषेध। तो इसमें मैंने सबको बता दिया, मनुष्य का क्रय विक्रय समाप्त कर दिया, दास प्रथा समाप्त हो गई। ठीक है, और 76 में इसको मजदूरी नियम बना करके इसको समाप्त कर दिया गया। यह मामला था नीरज चौधरी बनाम एमपी में। सरकार ने क्या, कोर्ट ने क्या फैसला दिया सरकारों के लिए, तो ये चीजें इससे संबंधित इतना प्रश्न मैंने आपको बता दिया। अब अगला है
इसी में अनुच्छेद 23 हो गया। 23 क्या हो गया मेरे साथ बता देंगे आप, क्या है बच्चों? मानव दुर्व्यापार एवं बेगार श्रम का निषेध, बलात् श्रम का निषेध। अगला है अनुच्छेद 24। बस इसमें क्या है, 6 से 14 वर्ष के बालकों को, लिख लेंगे बच्चों, 6 से 14 वर्ष के बालकों को खतरनाक कामों में, खतरनाक कामों में नहीं लगाया जा सकता है। 6 से 14 वर्ष के बालकों को खतरनाक कामों में नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि ये उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि यह उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। इस संबंध में कोर्ट ने 2016 में, इस संबंध में न्यायालय ने, सरकार ने 2016 में सरकार ने 2016 में होटल, रेस्तरां आदि जगहों पर सरकार ने होटल, रेस्तरां आदि जगहों पर भी 14 वर्ष तक के बालकों के, 14 वर्ष तक के बालकों के कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, तो ये, इसको आप नोट कर लेंगे, इसमें बहुत कुछ नहीं है, लेकिन ये जान लेंगे। ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध का अधिकार समाप्त हो गया। वो कौन सा है? अनुच्छेद 23 और 24। मौलिक अधिकारों में जो सबसे अधिक याद करने की जरूरत है वो है बच्चों, क्या बोलते हैं, वो याद करने की जो जरूरत है वो है आप लोगों का समानता का अधिकार अधिक और स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार तो मैंने बता दिया। चौथा आपका जो मूल अधिकार है वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें बहुत कुछ ज्यादा चीजें नहीं हैं, इनके केवल आप आर्टिकल याद कर लेंगे, उतना बहुत है बस। लेकिन इसकी मैं व्याख्या करना मुझे जरूरी लगता है, क्योंकि इसमें आर्टिकल को याद करने समझाने के लिए बहुत कुछ नहीं है। लेकिन जो मैं आपको वास्तविकता से रूबरू करना चाहता हूं वो ये है कि आपको पता है कि हमारे संविधान के प्रस्तावना में एक शब्द जोड़ा गया है, वह है पंथ निरपेक्षता। इसको मैंने बताया है कि हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये पंथ निरपेक्ष जो शब्द है यह मैंने आपको बताया है कि यह 42वां संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। जो मैं हकीकत की बातें हैं, अनुच्छेद तो केवल यहां लिख देंगे बस, उसमें बहुत खास नहीं है, लेकिन जो इसके इतर कॉन्सेप्ट हमको पकड़ने की आवश्यकता वो ये है कि 42 अमेंडमेंट के द्वारा हमारे संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया। पंथ निरपेक्षता के लिए एक ही शब्द जोड़ा जाता है, सेकुलर। आप इस समय के आप राजनीति में आप देख सकते हो कि हर राजनीतिक पार्टियां अपने आप को सेकुलर कहलाना ज्यादा पसंद करती हैं। ठीक है, अक्सर भाजपा पर यह आरोप लगाया जाता है कि भाजपा धर्म पंथ निरपेक्ष पार्टी नहीं है। वो राजनीति का मुद्दा है, लेकिन हम अपने टॉपिक पर जो आते हैं वो ये है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया। इसके पहले हमारे संविधान में पंथ निरपेक्षता का वर्णन नहीं था। यहाँ अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में इसके कुछ चीजों को, इसके तत्व हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है,
अब ये है कि पंथ निरपेक्षता होता क्या है, मैं फिर रिवाइज करना चाहता हूं, पंथ निरपेक्षता होता क्या है। पंथ निरपेक्षता बच्चों, जैसे हमारे यहाँ धर्म जो है अधिक है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी, ईसाई, क्रिश्चियन, आप जो भी कर लीजिए। हिंदूज में कई पंथ विचार हैं, कुछ लोग विष्णु को मानते हैं, कुछ लोग शंकर की पूजा करते हैं, कुछ लोग देवी की पूजा करते हैं, गॉडनेस की पूजा करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो ये अलग अलग संप्रदाय हो गए। इसके अलावा हिंदुओं में ही निर्गुण है, जैसे कबीर पंथी है, ठीक है। ऐसे नानक पंथी आपका सिख में आ जाएंगे। ऐसे ही जैनिज्म में आपके आ जाते हैं श्वेतांबर और दिगंबर आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। बौद्धिस्ट में हीनयानी और महायानी आते हैं। तो ये क्या अलग अलग क्या होगा, जो में हीनयानी, महायानी, श्वेतांबर, दिगंबर। मुसलमानों में जो है शिया और सुन्नी जो पंथ आ जाते हैं वो अलग अलग आ जाते हैं। तो हमारे यहाँ सभी लोगों को एक बात गौर करने की बात है कि अधिकांश जो थोड़ी जब बहुत जानकारियां रख लेते हैं वो पंथ निरपेक्षता का बड़े संकीर्ण भाव उसको सोचने का प्रयास करते हैं कि भारत के पंथ निरपेक्षता का मतलब कुछ दूसरा है। वो कहते हैं पंथ निरपेक्षता, यही है ना बच्चों। थोड़ी बहुत किताबों को पढ़ने के बाद उसके बाद संकीर्ण दृष्टिकोण लगाते हैं, जो कि गलत है। यहां पर मैं आपको लिख देता हूं 42वें संविधान, ठीक है, संशोधन 1976, यही ना बच्चों। जोड़ा किसमें गया है, प्रस्तावना में, राइट। आप लोग प्राप्त कर रहे हैं इसको, ठीक। अब पंथ निरपेक्षता का मतलब कुछ लोग ये लगाते हैं बच्चों, वो कहते हैं कि पंथ निरपेक्षता का मतलब ये होता है कि राज्य जो है वो धर्म के मामले में तटस्थ है, निष्क्रिय है, सभी लोगों को अपने धर्मों को मानने की स्वतंत्रता देता है, बस नहीं, गलत। राज्य हमारा भारत देश के पंथ निरपेक्षता का जो मतलब है बच्चों, पंथ निरपेक्षता का जो मतलब है वह भारत में सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म को मानने की, आजादी, धर्म को मानने की आजादी। और अगर यहां जोड़ने की बात है, अगर कोई व्यक्ति, मैं इसका चार्ट यहां दिखा देता हूं, अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म के खिलाफ, अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म के खिलाफ कमेंट करता है तो राज्य उसको दंड देती है। इसका मतलब राज्य हमारा भारत देश तटस्थ नहीं है, वह सबको देख रहा है। कोई व्यक्ति क्या बोलते हैं, धर्म के मामले में किसी धर्म के जो है की आलोचना करने का उसको अधिकार नहीं, सबको अपने धर्म को मानने की पूरी आजादी देता है। और उस संदर्भ में यह ध्यान देने की बात है कि वह तटस्थ नहीं है, वह एकदम एक निष्पक्ष अंपायर की भूमिका में है, वह किसी भी धर्म के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है, ठीक है। तो ये हमारी प्रस्तावना में जो पंथ निरपेक्षता का टॉपिक है वो बड़ा ब्रॉड है बच्चों। और ये कब जोड़ा गया, 42 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। और इसमें जो चीज हमको आपको बताना है वह वो है कि मिनर्वा मिल्स, इसको लिख लेंगे बच्चों, मिनर्वा मिल्स 1980 आंकड़े जैसे आ जाते हैं, केशवानंद भारती मामला, मिनर्वा मिल्स मामला, मेनका गांधी का मामला, वो सब मिलाने के लिए आ जाता है। इसीलिए मैं इसको लिख देता हूं, सब के साथ लिखता हूं। मेनका गांधी मामला 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने, लिख लेंगे इसको, फैसला दिया कि धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता
संविधान का मोस्ट इंपॉर्टेंट, संविधान का आधारभूत लक्षण है। पंथ निरपेक्षता संविधान का आधारभूत लक्षण है। वह मामला कौन सा है? मिनर्वा मिल्स। वह कौन सा मामला है? मिनर्वा मिल्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सभी लोगों को फैसला दिया कि धर्म पंथ निरपेक्षता संविधान का आधारभूत लक्षण है। अब बच्चों इसमें जो टॉपिक है इसमें केवल अब लिख लेना है, बहुत नहीं है। जो मुझको कॉन्सेप्ट आपको पंथ निरपेक्षता के बारे में समझाना था वो मैंने आपको बता दिया। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अंतःकरण और धर्म को मानने की अबाध स्वतंत्रता। धर्म को अंतःकरण और धर्म को मानने की अबाध स्वतंत्रता मतलब सभी व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की अबाध स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति किसी के भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उसे अपने धर्म को पूरी तरह से मानने की पूरी आजादी है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला भी दिया है कि जैसे आपको याद होगा कि मैंने अनुच्छेद 19 का बी पढ़ाया था कि अस्त्र शस्त्र रहित सम्मेलन करने का या संघ बनाने का, उसके अगले वाला था संघ बनाने का अधिकार। तो यहां आप कह सकते हो, यहां पर आप देखते हो कि सिख धर्म के लोग अपने साथ कृपाण धारण करते हैं। जब यह मामला कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिखों को कृपाण धारण करना उनकी धर्म में लिखा है, अतः उनके इस अधिकार को छीना नहीं जा सकता। अतः सिख अपने साथ कृपाण धारण कर सकते हैं। ये 19A का उल्लंघन 19B का उल्लंघन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है गुरु गोविंद सिंह ने 5 ककार सिखों को 5 ककार धारण करने के लिए कहा था। 5 क जितने भी आते हैं गुरु गोविंद सिंह धारण करने के लिए कहा था। जो भी सिख हैं उनके लिए एक तो मैंने आपको लिख दिया क्या? कृपाण। दूसरा क्या है बच्चों? केश। तीसरा कड़ा। चौथा कच्छा। और 5वां कृपाण, केश, कड़ा, कच्छा और एक चीज हमको मिस हो रहा है इसमें, कृपाण, केश, कड़ा, कच्छा और कंघा। ये 5 ककार धारण करने को कहा था। उसमें से एक क्या है? कृपाण। तो ये 19B के मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। ठीक है, तो पहला हो गया अनुच्छेद 25 क्या? अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। नंबर अगला है आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 क्या कहता है? आर्टिकल 26 धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता है। इसमें आप जिस तरह से अपने धार्मिक मामलों को प्रबंध करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, जिसके लिए आप कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 क्या कहता है बच्चों? ये कहता है कर देने की स्वतंत्रता। कर देने की स्वतंत्रता। आप अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए टैक्स उनके लिए कर दे सकते हैं।
टैक्स दे सकते हैं, ठीक है। और अनुच्छेद 28 27 क्या था, कर देने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 28 कहता है, और इंपॉर्टेंट है, ऐसे किसी भी सरकारी संस्थान में, ऐसे किसी भी सरकारी संस्थान में नहीं दी जा सकती है, ऐसे किसी भी संस्थान में, सरकारी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है जो राज्य के द्वारा पोषित होते हैं, मतलब जिनका वेतन सरकार देती है वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। तो ये हमारा आर्टिकल हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28, ठीक है बच्चों। हमने पढ़ लिया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर के 28। तो उसमें केवल आप आर्टिकल याद कर लें, बहुत कुछ जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज जो मैंने बता दिया, पंथ निरपेक्षता क्या है और ये कब जोड़ा गया और किस मामले में, माननीय मिनर्वा मिल्स मामले में पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित कर दिया गया है, ये प्रश्न आते हैं। अगला जो है बच्चों वो है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और ये है आपका अनुच्छेद 29 से लेकर के 30, ठीक। यहां जो हमको एक चीज बताने की जरूरत वो ये है कि शिक्षा के अधिकार से ये आप कंफ्यूज मत कीजिएगा कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में नहीं। अगर आपसे एग्जाम में, मैं फिर कहता हूं कि अगर आपसे पूछे शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में है तो आप साहब बता दोगे अनुच्छेद 21 का ए। ये क्या है, ये विभिन्न लोगों के अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित बातें हैं। इसमें जो इस टॉपिक में, इस मौलिक अधिकार में जो हमको आपको बताने की आवश्यकता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में पूछा गया है। अनुच्छेद 30 जो है, अनुच्छेद 30 जो है यह अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित है, अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित है। क्लियर बच्चों, अनुच्छेद 30 का संबंध अल्पसंख्यक वर्गों से पूछा गया प्रश्न। निम्न से मौलिक अधिकारों में किस आर्टिकल का संबंध किस आर्टिकल का संबंध अल्पसंख्यक वर्गों से है, तो आप क्या बता दोगे, अनुच्छेद 30 का संबंध है, ठीक है। अब हम अनुच्छेद 29 क्या कहता है ये लिख लेंगे, इसमें कुछ करना नहीं है, केवल आप लिख लेंगे कि अनुच्छेद 29 में यह कहा गया है, किसी भी भाषा में रहने वाले, आप सुन ले, लिख लेंगे, किसी भी भाग में रहने वाले, किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों को अपनी बोली, भाषा, संस्कृति को रक्षण प्रोत्साहन का अधिकार होगा, ठीक है। अपनी अपनी कल्चर, ये गौर करो, बस इतना इसको पकड़ लेंगे, काम आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 30 क्या कहता है, अनुच्छेद 30 कहता है कि, अनुच्छेद 30 कहता है कि शिक्षण संस्थानों में, ये आपको बताने की जरूरत है, शिक्षण संस्थानों में या शिक्षण संस्थानों के संबंध में अल्पसंख्यक
अल्पसंख्यक वर्ग को प्रशासन का अधिकार। अब बच्चों देखो, पकड़ने की जरूरत है क्या, इस अनुच्छेद 29 में कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द का उल्लेख नहीं है, परंतु अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग आता है। इसलिए आपसे पूछे कि अल्पसंख्यक वर्ग के लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो आप बता दोगे अनुच्छेद 30। यह कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग अपने शिक्षण संस्थानों को संचालित करने के लिए, अपनी संस्कृति को संचालित रखने के लिए अपने शिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन देने का अधिकार है। ठीक है, तो ये आपका अनुच्छेद 30। इस संबंध में एक मामला था बच्चों, स्टीफन कॉलेज वर्सेस दिल्ली में कोर्ट ने फैसला किया कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपने कॉलेज में अपने लिए 50% सीटें आरक्षित रखने का अधिकार है। ये गौर करने की बात है आपकी। ठीक है, आपको अगर यहां से कोई प्रश्न समझ नहीं आता, आप कमेंट में जाइएगा, हमारे लिंक में जाइएगा, और जो भी क्वेश्चन को आपको नहीं समझ में आएगा वहां आप प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं, उसकी समस्या को समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बाकी इसके पहले के सारे मूल अधिकार के लिंक्स हमारे वीडियो में हैं, आप जाकर के वीडियो डाउनलोड करके सारी क्लासेज को वहां से पढ़ सकते हैं। ये पूरी की पूरी जो हमारा चैनल है, ये आपको केवल और समय मौलिक संविधान के बारे में डिटेल विस्तृत चर्चा पर चर्चा होगी, और जो प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक, तो हमने 29 और 30 पढ़ लिया। वो कौन सा है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। ठीक है, 5 मैंने मौलिक अधिकार पढ़ लिए। एक जो था संपत्ति का अधिकार बच्चों, मैंने उसको रिवाइज कर देता हूं। वो पहले था मूल संविधान में, अब वो नहीं है, अब वह 300 के अंतर्गत है। ठीक है, अब वो मौलिक अधिकार नहीं है, केवल एक विधिक अधिकार है। ठीक है, अब सीधे हम अनुच्छेद 31 समाप्त हो जाता है। अब हम कहां पहुंच जाते हैं, अनुच्छेद 32, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये है संवैधानिक। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों, ये इस टॉपिक को बहुत सीरियस हो जाएंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बेटा, विद्या ही एक ऐसी चीज है जो बहुत ही संयम और एकाग्रता मांगती है, इसीलिए इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है बच्चों, आप बता सकते हो, संविधान की और हृदय कहा। ये किसने कहा है, ये भीमराव अंबेडकर ने कहा है। किस अनुच्छेद को कहा है, अनुच्छेद 32 को कहा है। ठीक है, भीमराव अंबेडकर। एक बार मैं फिर आपको रिवाइज कर देता हूं कि अगर प्रश्न पूछे कि संविधान की आत्मा कहां निवास करती है, अगर ये प्रश्न पूछे कि संविधान की आत्मा कहां निवास करती है, तो ये निवास कहां करती है बच्चों, प्रस्तावना में, उद्देशिका में, प्रियम्बुल में। और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था, तो ये कहा था हिदायतुल्लाह ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा। ये न्यायाधीश रह चुके हैं, इन्होंने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। लेकिन अगर प्रश्न ये पूछे कि किस अनुच्छेद को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा, तो आप क्या बताओगे बच्चों, अनुच्छेद 32। इसमें क्या है, इसमें मैंने बताया है कि ये जो है अनुच्छेद 32 एक मूल अधिकार होने के साथ साथ ऊपर के मौलिक अधिकारों का रक्षक है, माने समानता के अधिकार का रक्षक, स्वतंत्रता के अधिकार का रक्षक, शोषण के विरुद्ध अधिकार का रक्षक, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का रक्षक, संस्कृति और शिक्षा के अधिकार का रक्षक। ठीक है, तो इसमें पहला आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये क्या कहता है बेटा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसकी इंग्लिश है हिबस कार्पस।
जिसका अर्थ होता है सशरीर उपस्थित होना, सशरीर उपस्थित होना। ध्यान सुनिए कि मैं क्या कह रहा हूं, सशरीर उपस्थित होना। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध में बंदी बनाया जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर, लिखते चलेंगे, अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध में बंदी बनाया जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना अनिवार्य होगा। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना अनिवार्य होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? पहला मैंने बता दिया, ये आपने नोट कर लिया होगा, फिर से मैं बोल देता हूं। इसका लैटिन शब्द है हिबस कार्पस, जिसका अर्थ होता है सशरीर उपस्थित होना। किसी व्यक्ति को अगर बंदी बनाया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना अनिवार्य होगा। नंबर 2 क्या है? परमादेश। परमादेश इसको कहते हैं बच्चों मैंडमस, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आदेश देना। मेरे शब्दों पर गौर करेंगे। अगर कोई सरकारी कर्मचारी पद पर रहते हुए, अगर कोई सरकारी कर्मचारी पद पर रहते हुए अपने कर्तव्यों को नहीं पूरा करता, जिससे किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो कोर्ट उसको वह कार्य करने का आदेश दे सकती है। तो इसके संबंध में एक अपवाद है। क्या? मैंने पहले कहा कि सरकारी कर्मचारी, इसका मतलब कि यह निजी कंपनियों के मामले में यह बात नहीं आती। निजी कंपनियों से कोर्ट नहीं कह सकती। मैंने पहले ही कहा कि यह किसी सरकारी कंपनी के खिलाफ। और दूसरा, राज्यपाल, राष्ट्रपति पहले लिख लें, राष्ट्रपति और राज्यपाल से आप कोई कार्य करने का आदेश नहीं दे सकते। और ये आर्टिकल है 361। मैंने आपको समानता के अधिकार में इसको पढ़ाया है, विधिवत बताया है कि उस राष्ट्रपति और राज्यपाल के विशेषाधिकार कौन से हैं। और अगर कंफ्यूजिंग होती है तो आप मेरी समानता के अधिकार वाला वीडियो चेक कीजिएगा, वहां आपको मिलेगा, उसको आप फिर रिवाइज कर लीजिएगा। फिर से बताता हूं, अगर कोई सरकारी अधिकारी अपने पद का रहते हुए कोई कार्य नहीं करता जिससे किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो कोर्ट उस व्यक्ति को कार्य करने का आदेश दे सकती है। नंबर 3, प्रतिषेध। प्रतिषेध इसको कहते हैं प्रोहिबिशन, रोकना। आप हर जगह लिखा मिलता है आपको। ये क्या है बच्चों? ये है कि ऊपरी अदालतें, ध्यान सुन लेंगे, ऊपरी अदालतें निम्न अदालतों को किसी मुकदमे की कार्रवाई करने से मना कर देते हैं। ध्यान सुनेंगे कि ऊपरी अदालतें निम्न अदालतों को मुकदमे की सुनवाई करने से मना कर देते हैं, क्योंकि यह उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। याद हो जाएगा, यह उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। और प्रोहिबिशन का शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। ठीक है। नंबर 4, उत्प्रेषण। इसका शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों प्रेषित करना, और इसकी इंग्लिश होती है सर्टियरी, CERTIOARI, प्रेषित करना। ठीक इसी का उल्टा इसमें क्या है कि ऐसा कोई मुकदमा जो निम्न अदालतों के पास आता है और वो उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर होते हैं, ऐसा कोई मुकदमा जो उनके निम्न अदालतों में आता है और जो उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर होते हैं, तो उन मुकदमों को वह अपने से ऊपरी अदालत में क्या कर देते हैं? प्रेषित कर देते हैं। तो दोनों में उल्टा, ये क्या करता है? रोकता है, और ये क्या करता है? प्रेषित कर देता है। 5वां बच्चों,
अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। पांचवा आप लोगों का है अधिकार परीक्षा। ठीक है, इसका अर्थ होता है क्वाटो वारंटो, QUATOWARNTO। इसमें क्या है, अधिकार परीक्षा में है अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी पद पर नियुक्त हुआ है और उसके इस पद पर उसकी वैधानिकता की जांच हो गई, तो उसकी वैधानिकता की जांच हो गई तो अपने इस पद के नियुक्ति पर उसको अपना प्रमाण पत्र दिखाना होगा कि किस आधार पर आप इस पद पर नियुक्त किए गए हैं। और इसका उदाहरण मैं आपको बहुत आसान सा दे सकता हूं। शिक्षा मित्रों के मामले में कोर्ट ने उनसे इसी के तहत पूछा था कि आपकी नियुक्ति किस आधार पर हुई थी। ठीक है, तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये क्रम से याद होगा बच्चों। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा आपका उत्प्रेषण, पांचवा आपका हो गया अधिकार परीक्षा। तो ये 32 खत्म हो गया। आपको याद होगा कि मैंने जब संविधान के मूल अधिकार शुरू किया था तो उसमें मैंने कहा था कि मूल अधिकार भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 है, यही बताया था। तो अब तक जो हमारी चर्चा है वो 32 तक तो हो चुकी है, तो बचे कितने, 33, 34 और 35। इसको लिख लेते हैं फटाफट, ये हमारा मूल अधिकार का टॉपिक आज समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद, या हम कर सकते हैं इसको सशस्त्र बल, हेडिंग करके लिख लेंगे, सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार, हेडिंग करके लिख लेंगे बच्चों। लिखिएगा सशस्त्र बल और मूल अधिकार, और ये हो गया आपका अनुच्छेद 33। अनुच्छेद सशस्त्र बल, ये हेडिंग हो जाएगा, बल और मूल अधिकार, सशस्त्र बल। और अनुच्छेद 33 क्या कहता है कि संसद को, यह लिख लेंगे, संसद को यह अधिकार देता है। लिखिएगा अनुच्छेद 33, संसद को यह अधिकार देता है, संसद को यह अधिकार देता है कि, संसद को यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, कामा खुफिया एजेंसियों आदि, खुफिया एजेंसियों पर, लिख लेंगे बस बच्चों, पर युक्ति युक्त, इसका बड़ा महत्व, और इसको मैंने अनुच्छेद 17 में परिभाषित करी, 19 में इसको बताया, युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक, अनुच्छेद 34 क्या कहता है, फटाफट खत्म कर लेंगे। अनुच्छेद 34 क्या कहता है, 34 ये मार्शल लॉ से संबंधित है। मार्शल लॉ मतलब सैन्य कानून, मार्शल लॉ मतलब सैन्य कानून। ये मैं बता देता हूं बच्चों कि अगर किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू है, सुन लें, अगर किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू है तो वहां आपके मूल अधिकार प्रतिबंधित किए जा सकते हैं, वहां पर आपको मूल अधिकार प्रतिबंधित किए जा सकते हैं। और अनुच्छेद 35 क्या कहता है कि संसद के पास यह शक्ति है, यही प्रश्न बहुत कुछ देता है, संसद के पास यह, मैं इसकी व्याख्या कर देता हूं, फट से करूंगा, लिख लीजिए इसको, संसद के पास यह शक्ति है कि मूल अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए कानून बना सकती है। और यही बताना था मुझको बच्चों कि जो केशवानंद भारती बनाम केरल का विवाद था, उस विवाद में
सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि संसद के पास मूल अधिकारों का संशोधन करने का अधिकार है, परंतु वह संविधान के आधारभूत ढांचे बदल नहीं सकती। तो यहां प्रश्न में आ जाए कि मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसके पास है, या मूल अधिकारों में कमी या वृद्धि का अधिकार किसके पास है, तो आप क्या बताओगे बच्चों, संसद। फिर से मैंने क्या कहा, अगर प्रश्न में आ जाए कि मूल अधिकारों में कमी या वृद्धि का अधिकार किसके पास है, तो क्या होगी, संसद, बशर्ते कि संविधान का आधारभूत ढांचा न बदलने पाए। तो बच्चों आज हमारा मौलिक अधिकार का पूरा टॉपिक समाप्त। सारे चीजों को आप, समानता का अधिकार का अलग वीडियो मिलेगा, समानता के अधिकार का अलग वीडियो है, बाकी धार्मिक सुंदर के शोषण के अधिकार से लेकर के यहां तक का आपका अलग क्लास में मिलेगा। तो पिछली क्लासों को अगर कंफ्यूजिंग होती है, पिछली वीडियोस को जरूर देखिए, उसको लिंक में जाइए और सारी वीडियोस को देखिए, और जो भी समस्या होती है वो कमेंट बॉक्स में कीजिए, ठीक है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको सारे प्रश्नों के उत्तर बताने के। अगली टॉपिक पर जो चर्चा होगी वो हमारा होगा राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग 4। बस, धन्यवाद।